वेलकम एवरीवन। रिफ्रेशिंग माइंड में आप सभी का स्वागत है। द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज फ्रॉम चैप्टर नंबर 7 क्लास 12 ज्योग्राफी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन: मीनिंग ऑफ मिनरल्स, टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, फेरस, नॉन फेरस, मोड ऑफ अक्रेंस ऑफ मिनरल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। इस डिस्कशन में हमने क्लास 10 ज्योग्राफी के मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज के चैप्टर से भी हमने कुछ स्लाइड्स को यहाँ पे ऐड किया। वहाँ पे भी कुछ मिनरल्स के रिगार्डिंग वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे मोड ऑफ अक्रेंसेस मिनरल का क्या है, इंडिया में आयरन और बेल्ट कौन कौन से हैं, तो हमने उन पॉइंट्स को भी कुछ यहाँ पे ऐड किया है। ये आपके सिलेबस में बेशक ना हो, लेकिन उन पॉइंट्स को ऐड करते हुए आपकी मिनरल्स के बारे में और बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन पाई होगी। तो डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। आप सभी ने क्लास 11 में फिजिकल ज्योग्राफी को, चाहे वो फंडामेंटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे वो इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपने वहाँ पे पढ़ा है। और मिनरल्स के चैप्टर को समझने के लिए हमें रॉक्स के बारे में, हमें बोल सकते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, इन सभी के बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इंडिया इज एंडोइड with a rich variety of mineral resources due to its varied geological structure। हम लोगों ने क्लास 11 फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में हमने अर्थ के जियोलॉजिकल टाइम को पढ़ा था। प्री कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिलुरियन, पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक, कैनोजोइक, इन सभी के बारे में पढ़ा था। और उसमें एक टर्म आया था प्री पेलियोजोइक एज। कैम्ब्रियन या प्री कैम्ब्रियन काल की जो भी चट्टानें हैं उनमें मिनरल्स हमें यूज अमाउंट में जनरली देखने के लिए मिलता है। 3 प्रकार के रॉक्स से हम लोग जनरली मिनरल्स के टाइप्स को क्या करते हैं, एसोसिएट करते हैं। फर्स्ट वन इज इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री। लेकिन अगर इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक की बात करें तो वो पेनिनसुलर इंडिया के बहुत बड़े पार्ट में जनरली पाया जाता है। आप सभी को पता है बच्चे कि हमारा जो पेनिनसुलर इंडिया है वो सुपर कॉन्टिनेंट पेंगिया के गोंडवाना लैंड का पार्ट है। और एंशियंट मोस्ट रॉक के होने के कारण वहाँ पे इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं और उनमें मेटेलिक मिनरल्स बहुत बड़े अमाउंट में जनरली पाया जाता है। लेकिन अगर हिमालयन बेल्ट और पेनिनसुलर प्लेटू के बीच में जो जायंट गैंगेटिक प्लेन है, जिसमें मोस्ट ऑफ द रॉक्स है वो किस चीज़ के बने हुए, वो सेडिमेंट्री रॉक के बने हुए, वो एक एलुवियल प्लेन ट्रैक्ट को दिखाता है। और वहाँ पे भी हमें बहुत बड़े मात्रा में मिनरल रिसोर्सेज दिखाया जाता है। लेकिन वहाँ पे हमें कोल, हमें वहाँ पे पेट्रोलियम, हमें वहाँ पे नेचुरल गैस की अवेलेबिलिटी ज़्यादा दिखती है। कोल की बात करें तो कोल हमें पेनिनसुलर प्लेटू वाले एरिया में ज़्यादा दिखता है, प्लेन एरिया में हमें कोल की उतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं दिखती है। वहाँ पे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की अवेलेबिलिटी आप ज़्यादा देख सकते हो। अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल आता है कि मिनरल का मतलब क्या है। अ मिनरल इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ओरिजिन। मिनरल कोई भी एक ऐसा नेचुरल सब्सटेंस हो सकता है, वो ऑर्गेनिक भी हो सकता है और वो इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, जिसकी एक डेफिनेट सुनिश्चित केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। मिनरल्स के बारे में आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। लेकिन अब हम लोग अगले स्लाइड्स के द्वारा हम मिनरल्स के कुछ बेसिक फीचर और मिनरल्स के कुछ एग्जांपल्स को यहाँ पे देखेंगे। आप इस स्लाइड में देख सकते हैं बच्चे, हमने यहाँ पे कुछ मिनरल्स का एग्जांपल दिया, लाइक क्वार्ट्ज, आयरन, कैल्साइट, डायमंड, हेमेटाइट। आप इन शब्दों से परिचित है क्योंकि हम लोगों ने क्लास 11 में हमने रॉक्स और मिनरल्स के चैप्टर को भी पढ़ा था, तो वहाँ पे भी आपने मिनरल्स के बारे में डिटेल में स्टडी किया हुआ है। यूजेस ऑफ मिनरल्स की बात करें, जैसे क्वार्ट्ज का यूज़ करके हम ग्लास बनाते हैं, डायमंड का सबसे ज़्यादा यूज़ ज्वेलरी में होता है, और भी कई प्रकार के मिनरल्स का यूज़ हम अलग अलग फील्ड में जनरली देखते हैं। अब टाइप्स ऑफ मिनरल्स की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज मिनरल्स में बी ग्रुप्ड अंडर 2 मेन कैटेगरीज। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पे हम लोग मिनरल्स को 2 ब्रॉड कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट वन इज मेटेलिक एंड सेकेंड वन इज नॉन मेटेलिक। तो मेटेलिक मिनरल एंड नॉन मेटेलिक मिनरल। मेटेलिक मिनरल को भी फिर 2 भागों में बांटते हैं, जिसमें लोहा होता है हम उसे बोलते हैं फेरस, और जिसमें लोहा नहीं होता हम उसे बोलते हैं नॉन फेरस। फेरस वर्ड यहाँ पे क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि लोहे को हम लोग लैटिन भाषा में क्या कहते हैं, फेरस कहते हैं। तो यहाँ पे कई बार सवाल पूछा जाता है कि फेरस मिनरल्स के एग्जाम्पल दें, तो एग्जाम्पल में आप देख सकते हो आयरन,
मैग्नीज, क्रोमाइट। अगर नॉन फेरस की बात करें जिसमें आयरन नहीं होता है, कॉपर, बॉक्साइट एटसेट्रा। नॉन मेटेलिक मिनरल्स की बात करें तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स को हम लोग फिर यहाँ पे दो कैटेगरी में देखते हैं। एक है फ्यूल मिनरल जिसको हम लोग एक एनर्जी रिसोर्सेज के फॉर्म में ज़्यादा यूज़ करते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, फॉसिल फ्यूल की बात करें, ये फ्यूल मिनरल्स के तहत आते हैं, लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। अदर नॉन मेटेलिक मिनरल्स की बात करें, माइका, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट एटसेट्रा। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आ रहा बच्चे, यहाँ पे रॉक। तो रॉक्स के बारे में और मिनरल्स के बारे में एक छोटी सी यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लीजिए। मिनरल्स का मतलब क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है और जिसकी एक वेल डिफाइंड केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। लेकिन रॉक का मतलब क्या? रॉक का मतलब यहाँ पे है कि जब रॉक एक मिनरल या एक से ज़्यादा मिनरल से मिलके भी बना हुआ होता है या बना हुआ हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि सभी मिनरल्स रॉक होते हैं लेकिन सभी रॉक मिनरल्स नहीं होते हैं। आगे के स्लाइड से आप देखिए, ये क्लास 10 की बुक का स्लाइड लिया गया है। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको मिनरल्स और रॉक्स के बारे में पता होनी चाहिए। बेशक ये आपके सिलेबस में या क्लास 12 की ज्योग्राफी में ये स्लाइड आपके बुक में ऐड नहीं है, लेकिन चूंकि मिनरल्स के चैप्टर में बहुत सारी बातें इस स्लाइड में भी दिखती हैं, इसलिए मैंने इस चैप्टर को किया या इस पेज को मैंने क्या किया, ऐड किया। इस पेज में भी बहुत सारी बातें हैं, उन पर ध्यान देंगे। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट रॉक्स। आप लोग रॉक्स के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रॉक्स आर कॉम्बिनेशंस ऑफ होमोजेनस सब्सटेंसेस कॉल्ड मिनरल्स। रॉक्स में जब एक ही प्रकार के सब्सटेंसेस की का प्रेजेंस होता है तब उसी से क्या बोलते हैं? मिनरल्स बोलते हैं। सम रॉक्स फॉर इंस्टेंस लाइमस्टोन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल मिनरल। लाइमस्टोन जो एक रॉक है वो सिंगल मिनरल से बना हुआ होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे रॉक्स भी हैं जो एक से ज़्यादा मिनरल से भी बने होते हैं। लगभग 2000 मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया गया है, लेकिन उसमें भी बहुत कम अमाउंट में हमें जनरली उसका इंपॉर्टेंस देखने के लिए मिलता है। अ पर्टिकुलर मिनरल दैट विल बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड अपॉन द फिजिकल एंड केमिकल कंडीशंस अंडर विच द मटेरियल्स फॉर्म। किसी भी प्रकार का जो मिनरल होता है वो किस कंडीशन में बनता है वो डिपेंड करता है कि उस मिनरल के फॉर्मेशन के समय किस किस प्रकार के फिजिकल और केमिकल कंडीशंस वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल थे। इन टर्न रिजल्ट्स इन अ वाइड रेंज ऑफ कलर्स, हार्डनेस, क्रिस्टल फॉर्म्स, luster, density that a particular minerals possesses. Geologists use these properties to classify the minerals. अब देखिए बच्चे यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक टर्म यूज किया गया कि कैसे हम मिनरल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। एक देखिए यहाँ पे एक टर्म आ रहा है जियोलॉजिस्ट और एक टर्म यहाँ पे है जोग्राफर। तो जियोलॉजी एक साइंस का ब्रांच है और ज्योग्राफी की बात करें जिसे हम लोग साइंस में भी पढ़ते हैं और ह्यूमैनिटीज़ में भी पढ़ते हैं, तो दोनों जियोलॉजिस्ट के काम में और ज्योग्राफर के काम में क्या डिफरेंस है, आप इसको पहले ध्यान से समझिए। वर्ल्ड में या इंडिया में कहाँ कहाँ मिनरल्स पाए जाते हैं, मिनरल्स का ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, इसको ज्योग्राफर स्टडी करता है। लेकिन मिनरल्स किस तरीके से बने हैं, मिनरल्स का हमारे अर्थ के जियोलॉजिकल पास्ट के साथ क्या रिलेशन है, कैसे हम मिनरल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, क्या उसका कलर है, क्या उसका हार्डनेस है, उसमें क्रिस्टल नेचर कैसा है, उसकी डेंसिटी कितनी ज़्यादा है, कहाँ कौन सा मिनरल्स लेस डेंस है, कौन सा मिनरल्स ज़्यादा डेंसिटी वाला रखता है, इन सब चीज़ों के बारे में जो डिटेल में जो स्टडी किया जाता है वो जियोलॉजी में किया जाता है और करने वाले जो होते हैं वो जियोलॉजिस्ट होते हैं। तो यहाँ पे कलर के द्वारा, उसके हार्डनेस, सॉफ्टनेस के द्वारा, क्रिस्टल फॉर्म के द्वारा, उसके लस्टर के द्वारा, उसके डेंसिटी के द्वारा हम लोग मिनरल्स की क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। However, for general and commercial purposes, minerals can be classified as under। हमने पहले भी क्लास 12 के ज्योग्राफी के पेज में हमने मिनरल्स के क्लासिफिकेशन को देखा, क्लास 10 में भी मिनरल्स का एक क्लासिफिकेशन किया गया और ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल क्लासिफिकेशन आपको दिखेगा। जैसे फेरस की बात करें, आयरन ओर, मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट। नॉन फेरस की बात करें, कॉपर, लेड, टीन, बॉक्साइट। अगर प्रीसियस की बात करें, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। नॉन मेटालिक में माइका, सॉल्ट। आपको पता बच्चे, हम हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ किया जाने वाला जो सोडियम क्लोराइड है, जो सॉल्ट है, जो खाने वाला नमक है, वो भी एक मिनरल है। पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन। और एनर्जी मिनरल्स की बात करें, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट शुरू होता है जो क्लास 10 के ज्योग्राफी के पेज से हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है कि मोड ऑफ अकरेंस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स
पाए कैसे जाते हैं, किस किस प्रकार के नेचर में मिनरल्स की हमें अवेलेबिलिटी जनरली देखने को मिलती है। मिनरल्स आर यूजुअली फाउंड इन ओर्स, आपने नाम सुना होगा आयरन ओर, नाम सुना होगा बॉक्साइट। तो मिनरल्स जो होते हैं वो जनरली ओर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। कहने का मतलब क्या, उस मिनरल में जो भी पर्टिकुलर जो मेटल या नॉन मेटल होता है वो उसका जो प्रेजेंस है वो अदर एलिमेंट्स के साथ होता है। या कहने का मतलब क्या कि मिनरल हमें नेचर में रेयर ही केस में आप देख सकते हैं प्योरेस्ट फॉर्म में मिलता है, वो अदर एलिमेंट्स के साथ हमें मिक्स्ड फॉर्म में मिलता है। और उसी के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ओर यूज करते हैं। द मिनरल कंटेंट ऑफ द ओर मस्ट बी सफिशिएंट concentration to make इट्स एक्सट्रैक्शन कमर्शियली वाइबल। अब कहा जाता है कि जो भी ओर है उस ओर को हम तभी एक्सट्रैक्ट करेंगे जब उसमें हमारी जो एक्सपेक्टेड मिनरल्स का जो प्रेजेंस है वो एक ऑप्टिमल या सफिशिएंट अमाउंट में होना चाहिए। अगर अदर एलिमेंट्स का प्रेजेंस ज़्यादा है, उस पर्टिकुलर मिनरल्स का प्रेजेंस कम है, तो उसको इकोनॉमिकली वाइबल या उसको कमर्शियल पर्पज से उसको प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन नहीं कहा जा सकता है। द टाइप ऑफ फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर इन विच दे आर फाउंड डिटरमाइंस द रिलेटिव ईज विद ईच मिनरल्स और विच मिनरल्स ओर्स में बी माइंड। तो इसके आधार पे हम लोग देखते हैं कि जनरली कि किस प्रकार के कंडीशन में, फिजिकल केमिकल कंडीशंस में मिनरल का फॉर्मेशन हुआ है, और उसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि मिनरल्स जनरली पाया किस किस फॉर्म में जाता है। अब मिनरल्स के पाए जाने के लिए यहाँ पे तीन बेसिक चीज़ों का फिर ध्यान रखेंगे। हमने थोड़ी देर पहले बताया कि तीन प्रकार के रॉक से आप मिनरल्स इधर मेटेलिक इधर नॉन मेटेलिक को आप एसोसिएट कर सकते हो, इग्नियस, देन सेडिमेंट्री, देन मेटामॉर्फिक। जिसमें इग्नियस में और मेटामॉर्फिक में जनरली मेटालिक मिनरल्स ज़्यादा पाए जाते हैं, और सेडिमेंट्री रॉक्स में जनरली आप कह सकते हो जो हाइड्रोकार्बन्स की बात करें वो ज़्यादा पाए जाते हैं। इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स मिनरल्स में अकर इन क्रैक्स में, क्रिवाइसिस में, फॉल्ट में और जॉइंट्स में। इन सब चीज़ के बारे में बच्चे आप लोगों ने क्लास 11 में रॉक्स के चैप्टर में पढ़ा। क्रैक्स पाए जाते हैं, उसमें फॉल्ट पाए जाते हैं, जॉइंट्स पाए जाते हैं, जैसे हम लोगों ने बताया था लाइमस्टोन वगैरह में बेडिंग प्लेन वगैरह होता है, 90 डिग्री के एंगल पर वो नीचे के बेडिंग प्लेन से वो एसोसिएटेड होता है। द स्मॉलर अकरेंसेस आर कॉल्ड वेन्स एंड द लार्ज आर कॉल्ड नोट्स। अब देखिए इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के क्रैक्स में, क्रिवाइसिस में, फॉल्ट में, जॉइंट्स में हमें मिनरल पाए जाते हैं। लेकिन जब मिनरल्स वहाँ पे छोटे अमाउंट में पाए जाएंगे हम उनको बोलते हैं वेन्स, और जब वो बड़े अमाउंट में पाए जाएंगे उसे बोलते हैं हम लोग लोड्स। इन मोस्ट केसेस दे आर फॉर्म्ड व्हेन मिनरल्स इन लिक्विड और molten and gaseous forms are forced upward through cavities towards the earth surface। कई बार जो आपको पता है बच्चे कि नीचे जो हमारा रॉक्स होता है वो मोल्टन स्टेज में होता है, जिसे इनसाइड द अर्थ मेग्मा कहते हैं और आउटसाइड द सरफेस उसे लावा कहते हैं। जब कई बार वो बाहर की ओर निकलने की कोशिश करता है तो इसी क्रैक्स में, फॉल्ट्स में, जॉइंट्स में जम के वो वेन्स या लोड के फॉर्म में मिनरल्स को फॉर्म करता है ना। कई बार वहाँ पे वो इवापोरेट हो गया, गैसियस फॉर्म में आ रहा है, कई बार वो वहाँ पे आके जम गया, उस कारण से भी कई बार वहाँ पे मिनरल्स का फॉर्मेशन हमें इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में देखा जाता है। दे कूल एंड सॉलिडिफाई एज दे राइज। जैसे जैसे ऊपर के उठते हैं, चूंकि अर्थ के नीचे वाले भाग में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जैसे जैसे ऊपर के उठते हैं टेम्परेचर कम होता है, तो ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे धीरे धीरे करके सॉलिडिफाई होना, कूल होना, या अब हो सकते हैं डिपॉजिटेड होना वो शुरू हो जाता है। मेजर मेटेलिक मिनरल्स लाइक टीन, कॉपर, जिंक, लेड एटसेट्रा आर ऑब्टेन फ्रॉम वेन्स एंड लोड्स। अब सेडिमेंट्री रॉक में आपको पता बच्चे कि सेडिमेंट्री रॉक ही एकमात्र ऐसा रॉक होता है जिसमें स्ट्रेटा, जिसमें लेयर, या जिसमें आप वो देख सकते हैं वेरियस प्रकार के परतें पाई जाती है। इन सेडिमेंट्री रॉक्स अ नंबर ऑफ मिनरल्स अकर इन बेड्स और layers. They have been formed as a result of deposition, accumulation and concentration इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा। हॉरिजॉन्टल माने क्या होता है कि वो क्षैतिज तरीके से उसके लेयर्स बिछे हुए होते हैं और उसमें हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं। लाइक कोल, आप देखिए बच्चे कोल को देखिए जो खुद एक हाइड्रोकार्बन भी है, फॉसिल फ्यूल भी है और एक वो रॉक भी है, सेडिमेंट्री रॉक आप कह सकते हो उसे, ठीक है। कोल एंड सम फॉर्म्स ऑफ आयरन ओर। अब देखिए इसमें कुछ आयरन ओर भी कुछ सेडिमेंट्री रॉक में जनरली पाए जाते हैं। अब इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में ज़्यादातर पाया जाएगा, मैक्सिमम पाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सेडिमेंट्री रॉक्स के स्ट्रेटा में भी हमें आयरन ओर दिखता है।
have been concentrated as a result of long periods under great heat and प्रेशर। बहुत लंबे समय काल तक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और प्रेशर के कारण जो सेडिमेंट्री रॉक्स के जो लेयर्स होते हैं वो आपस में कंपोज्ड हो जाते हैं, उसमें भी हमें मिनरल्स की अवेलेबिलिटी दिखती है। अनदर ग्रुप ऑफ सेडिमेंट्री मिनरल्स इंक्लूड जिप्सम, पोटाश सॉल्ट and sodium salt. These are formed as a result of evaporation, especially in arid region, जहाँ पे सूखे का कंडीशन होता है, जहाँ पे इवापोरेशन का रेट बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ पे जो भी वाटर वगैरह है या वहाँ पे जो भी केमिकल्स वगैरह हैं या लिक्विड है वो इवापोरेट होने के कारण जो नमक वगैरह की बात करें, सॉल्ट की बात करें, जिप्सम की बात करें, पोटास की बात करें, वो इवापोरेशन के प्रोसेस के थ्रू वहाँ पे मिनरल्स के फॉर्म में डिपॉजिटेड हो जाते हैं। अनदर mode of formation involves the decomposition of surface rock। अब बच्चे आप लोगों ने एक टर्म पढ़ा था क्लास 11 में वेदरिंग, और एक टर्म पढ़ा था आप लोगों ने इरोजन। तो वेदरिंग का मतलब क्या होता है कि चट्टान का अपनी जगह पे डिसइंटीग्रेट होना और डिकम्पोज होना। अब डिसइंटीग्रेशन में और डिकम्पोजिशन में क्या फ़र्क है? डिसइंटीग्रेशन जो होता है वो फिजिकल प्रोसेस होता है। अगर कोई भी चट्टान अपनी जगह पे फिजिकली टूट रही है तो वो वेदरिंग है, ये फिजिकल वेदरिंग है। लेकिन किसी भी चट्टान के ऊपर में अगर पानी पड़ता है, अगर वो एसिड बना रही है, समथिंग एसिड्स के साथ मिलकर वाटर वहाँ पे, तो वो धीरे धीरे करके अगर उस चट्टान में जो भी सॉल्युबल मिनरल्स है, मटेरियल्स है, उसको अगर डिसॉल्व करती है, उसको घुला रही है, और उस कारण से चट्टान अगर कमज़ोर पड़ रहा है तो हम लोग उसे डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि डिसइंटीग्रेशन में और डिकम्पोजिशन में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो डिसइंटीग्रेशन होता है वो एक फिजिकल वेदरिंग है, लेकिन अगर डिकम्पोजिशन की बात करें वो एक केमिकल वेदरिंग का एग्जाम्पल है। अब इसी से जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मिनरल बनता है, याद रखिएगा बच्चे, वो बॉक्साइट है। क्या है? बॉक्साइट। और इसका सबसे ज़्यादा प्रेजेंस आप लोगों ने एक सॉइल का टाइप पढ़ा होगा, लेटेराइट। क्या है? लेटेराइट सॉइल में जनरली बॉक्साइट्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में देखा जाता है या पाया जाता है। एंड द रिमूवल ऑफ soluble constituents leaving a residual mass of weathered material। जब डिकम्पोजिशन होता है तो जो भी घुलने वाली चीज़ें होती है वो केमिकल वेदरिंग के द्वारा घुल के हट जाती है, और जो चीज़ें रह जाती है उसी से हमें मिनरल्स का वहाँ पे फॉर्मेशन दिखता है। बॉक्साइट इसी प्रोसेस के थ्रू बनता है, और आपको पता है बच्चे कि बॉक्साइट एल्युमिनियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट ओर है, और इसी बॉक्साइट से ही हम लोग क्या निकालते हैं? एल्यूमिना, और फिर उससे एल्यूमिनियम निकालते हैं। आप लोगों ने केमिस्ट्री में क्लास 10 तक की स्टडी में शायद पढ़ रखा होगा इसे। नेक्स्ट वन इज सर्टेन मिनरल्स में अकर एज एलुवियल डिपॉजिट्स इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर्स and the base of hills. These deposits are called placer deposits। अब देखिए बच्चे यहाँ पे क्या होता है, आप लोगों ने क्लास 11 में एक पढ़ा होगा एक्सटर्नल एजेंट्स, रिवर की बात करें, अंडरग्राउंड वाटर, विंड, ग्लेशियर, है ना, सी वेव्स। तो मान लीजिए कोई भी रॉक है, और अगर उस रॉक में अगर वह इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से अगर किसी भी जगह का लैंडफॉर्म बना हुआ है, और वहाँ से कोई भी रिवर अगर बह रही है और वो अपने साथ वेदरिंग करती है, एरोजन करती है, और वो उस रॉक को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ती है, और धीरे धीरे करके सैंड, सिल्ट, क्ले के फॉर्म में या एलुवियल फॉर्म में उस रॉक्स में जो अलग अलग जो मिनरल्स का जो प्रेजेंस होता है उसको वो सैंड में या अपने एलुवियल में वो डिपॉजिट करती रहती है। ठीक है, आप लोगों ने मैं दो रिवर का यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ। वन रिवर फ्रॉम झारखंड और छोटा नागपुर प्लेटो, रिवर स्वर्णरेखा, एंड वन रिवर इन द बिहार, रिवर सोन। तो इनका नाम सोन और स्वर्णरेखा इसलिए भी पड़ा क्योंकि इनके एलोवियल ट्रैक्ट में, इनके रिवर बेड्स में पाए जाने वाले सैंड में बहुत ह्यूज अमाउंट में हमें गोल्ड के मॉलिक्यूल्स या सोने के कण पाए जाते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो डिपॉजिट, जो मिनरल का डिपॉजिट जो है उसे हम लोग प्लेसर डिपॉजिट कहते हैं। एंड जनरली कंटेन मिनरल्स विच आर नॉट corroded बाई वाटर। गोल्ड, सिल्वर, टीन एंड प्लेटिनम, जिसको हम लोग कई बार प्रेसियस मेटल भी कहते हैं, आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमंग सच मिनरल्स। अब देखिए ओशन वाटर के बेड में भी बहुत ह्यूज अमाउंट में हमें मिनरल्स का प्रेजेंस देखा जाता है। द ओशन वाटर कंटेन वास्ट क्वांटिटीज ऑफ मिनरल्स बट मोस्ट ऑफ दीज आर
टू वाइडली डिफ्यूज टू बी ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। अब देखिए ओशन बेड आपको पता है अर्थ को हम लोग कई बार ब्लू प्लैनेट कहते हैं, इसका मतलब क्या है कि इसके बहुत बड़े भाग में हमें वाटर दिखता है और उसमें भी लगभग आप देख सकते हैं कि 95 to 97% भाग में हमें ओशन का वाटर दिखता है। लेकिन ओशन में बहुत सारे मिनरल्स का प्रेजेंस है, लेकिन वो स्कैटर्ड है, वो डिफ्यूज है, वो एक जगह उनका कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिखता है, इसलिए वो उतना इकोनॉमिकली वाइबल नहीं है कि हमारा खर्चा ज़्यादा होगा, लेकिन उसके कारण जो एक्सट्रैक्शन कॉस्ट हमारा इतना ज़्यादा निकलेगा कि आउटपुट हमारा उस अमाउंट में शायद वहाँ पे ना हो पाए। हाउएवर कॉमन सॉल्ट, मैग्नीशियम and bromine are largely derived from ocean water. The ocean beds too are rich in manganese nodules. अब देखिए बच्चे यहीं पे क्लास 10 के ज्योग्राफी के किताब में जो मिनरल्स वाले चैप्टर में एक और पेज के बारे में यहाँ पे एक और पेज में यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट माइनिंग के बारे में बताया गया है। हम इसे रैट होल माइनिंग कहते हैं। ये स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में हमारे मेघालय प्लेटू या मेघालय के आसपास के एरिया में ज़्यादातर दिखा जाता है, ठीक है। और इंडिया में जितने भी माइंस हैं उन सभी माइंस का नेशनलाइजेशन किया जा चुका है। बट इन मोस्ट ऑफ द ट्राइबल एरियाज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया मिनरल्स आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज। इन मेघालय देयर आर लार्ज डेपोजिट्स ऑफ कोल, आयरन ओर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, कोल माइनिंग इन जोवाई एंड चेरापूंजी, जो पहले दुनिया का नहीं प्लेनेट का सबसे वेटेस्ट प्लेस हुआ करता था, अब तो मौसिनराम हो चुका। चेरापूंजी इज डन बाय फैमिली मेंबर इन द फॉर्म ऑफ ए लॉन्ग नैरो टनल नोन एज रैट होल। तो रैट होल का मतलब क्या है कि जैसे चूहे अपने रहने के लिए जो बिल वगैरह में बनाते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार का आप बोल सकते हैं टनल लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको मोस्टली ट्राइबल ट्रैक्ट में इंडिविजुअली या बहुत सारे लोगों के द्वारा, कम्युनिटी के द्वारा वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन किया जाता है, लाइक आयरन ओर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट। और ये रैट होल माइनिंग अभी कुछ 1-1.5-2 साल पहले वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे चर्चा में भी था, क्योंकि आपको पता है बच्चे कि मेघालय प्लेटो में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और उसी रैट होल माइनिंग में पानी भर जाने के कारण बहुत बड़े अमाउंट में कैजुअलिटी हुई थी। तो यहाँ पे रैट होल माइनिंग का आपको ये मतलब समझना है। अब अगर डिस्कशन में आगे बढ़ें तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया था कि मिनरल्स को हमने मेटेलिक और नॉन मेटेलिक और फिर उसको भी हमने फेरस और नॉन फेरस कैटेगरी में क्या किया था, कैटेगराइज किया था। अब देखिए आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, फेरस रेफर्स टू आयरन, ऑल दोज मिनरल्स विच हैव आयरन कंटेंट आर फेरस, और नॉन फेरस जिसमें आयरन कंटेंट नहीं होता, लाइक कॉपर, बॉक्साइट। नॉन मेटेलिक मिनरल्स आर ईदर ऑर्गेनिक इन ऑरिजिन सच एज फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम। और अगर इनऑर्गेनिक की बात करें जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि एनिमल्स के या प्लांट्स के रेजिडुअल पार्ट्स नहीं पाए जाते हैं, माइका, लाइमस्टोन एंड ग्रेफाइट। मिनरल्स हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, दीज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूशन ओवर स्पेस। मिनरल्स की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि हर जगह नहीं मिलता है, इसके कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स हैं, स्पेसिफिक ट्रैक्ट्स में ही इसकी अवेलेबिलिटी दिखी जाती है। दूसरी सबसे बड़ी बात, मिनरल्स की क्वालिटी में और उसकी क्वांटिटी में एक इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन पाया जाता है। जहाँ पे मिनरल्स की क्वांटिटी ज़्यादा है वहाँ पे मिनरल्स की क्वालिटी क्या है, इन्फीरियर है। और जहाँ पे मिनरल्स की क्वांटिटी कम होती है वहाँ पे मिनरल्स की क्वालिटी क्या होती है, सुपीरियर होती है। कहने का मतलब क्या है कि मिनरल्स बहुत ज़्यादा है तो क्वालिटी ख़राब है, और मिनरल्स बहुत कम है तो क्वालिटी बहुत ही सुपीरियर कैटेगरी का दिखता है। द थर्ड मेन कैरेक्टरिस्टिक इज दैट ऑल मिनरल्स आर एग्जॉस्टेबल ओवर टाइम। हम लोगों ने क्लास 10 में एनर्जी रिसोर्सेज में एक टर्म पढ़ा था, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल, है ना, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो मोस्ट ऑफ द मिनरल्स की बात करें वो अपने नेचर में नॉन रिन्यूएबल होते हैं, एक टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाएंगे या उनको रेन्यू होने में बहुत लंबा समय लगता है। इसलिए उनको यूज़ कुछ इस तरीके से करना है कि हम आगे के जनरेशन्स के नीड को भी हमें ध्यान में रखते हुए उन मिनरल्स के यूज़ को हमें इस तरीके से प्लान करना है। हम इसके बारे में डिटेल में कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स में अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। दीज टेक लॉन्ग टू डेवलप जियोलॉजिकली एंड दे कैन नॉट बी रेप्लेनिशेबल इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ नीड। उसको ईजिली रेप्लेनिश नहीं किया जा सकता है, इसलिए उसे बचा के यूज़ करना है। दस दे हैव टू बी कंजर्व्ड एंड नॉट मिसयूज्ड एज दे डू नॉट हैव इन द सेकेंड क्रॉप। अब यहाँ पे है कि इंडिया में मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे देखा जाता है, कौन कौन से इंडिया में मेजर मिनरल्स के बेल्ट हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, अब इसे ध्यान से देखें। मोस्ट ऑफ द मेटेलिक मिनरल्स इन इंडिया अकर इन पेनिनसुलर
प्लेटू रीजन इन द ओल्ड क्रिस्टलीन रॉक। पेनिसुलर प्लेटू जो मैंने बताया था कि मोस्ट ऑफ द पेनिसुलर प्लेटू के जो रॉक्स हैं वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक हैं, और मेटेलिक मिनरल्स के मामले में वो बहुत रिच एरिया जनरली माना जाता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड इंडिया के कोल डिपॉजिट्स का लगभग 97% जो एरिया है वो रिवर दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी रिवर वैली के अलोंग पेनिसुलर प्लेटू के एडजॉइनिंग एरियाज में ज़्यादा देखा गया है। पेट्रोलियम रिजर्व्स आर लोकेटेड इन द सेडिमेंट्री स्ट्रेटा ऑफ असम, गुजरात, मुंबई हाई, ऑफशोर रीजन इन द अरेबियन सी। न्यू रिजर्व जो केजी बेसिन से देखा गया, केजी बेसिन का मतलब वहाँ पे क्या है, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन में भी आप देख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द मेजर मिनरल्स रिसोर्सेज अकर एट द ईस्ट ऑफ अ लाइन लिंकिंग मैंगलुरु एंड कानपुर। आप मैंगलुरु को कानपुर से मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे तो जितने भी मिनरल्स हैं ये इस लाइन के ईस्टर्न पार्ट में ज़्यादा पाया जाता है। लेकिन इंडिया के किस किस पार्ट में मिनरल्स का प्रेजेंस है, कौन कौन से इंडिया के मेजर मिनरल बेल्ट्स है, आप इन मेजर मिनरल बेल्ट्स को आप यहाँ पे देखें। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे वास्ट, सबसे डाइवर्सिफाइड जो इंडिया का जो मिनरल बेल्ट है उसी को बोलते हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन, जिसमें छोटा नागपुर प्लेटू, झारखंड, ओडिशा प्लेटू, वेस्ट बंगाल एंड पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़ आता है। यहाँ पे ये रीजन आप देख सकते हैं इंडिया का सबसे डाइवर्सिफाइड मिनरल रीजन है, जहाँ पे सबसे विविधीकृत रूप में यहाँ पे मिनरल्स की अवेलेबिलिटी दिखाई जाती है। आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ना था बच्चे, इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, जो इस बार के सिलेबस में हटा दिया गया है। लेकिन मैं कुछ आयरन स्टील प्लांट का नाम बता रहा हूँ, लाइक दुर्गापुर, कुल्टी, बर्नपुर, भिलाई, बोकारो, टाटा। ये कुछ ऐसे प्लांट है जो आपको इसी नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू रीजन्स में आपको कॉन्सेंट्रेटेड दिखेंगे। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि यहाँ पे आयरन ओर का एक ह्यूज डिपॉजिट देखा जाता है, राउरकेला भी है, यहाँ पे आयरन ओर का ह्यूज डिपॉजिट देखा जाता है। लेकिन आयरन स्टील इंडस्ट्री के इन एरिया में लोकलाइजेशन का सबसे बड़ा कारण क्या है कि यहाँ पे फॉसिल फ्यूल कोल का बहुत ह्यूज डिपॉजिट का होना, क्योंकि कोल आपको पता है बच्चे कि आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बड़ी डिमांड उसी चीज़ की रहती है यहाँ पे। तो यही एक कारण है, कई बार सवाल पूछा जाता है कि आयरन ओर तो इंडिया के और भी पार्ट्स में, साउथ में भी पाया जा रहा है, कर्नाटका में भी पाया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे आयरन स्टील प्लांट्स का उतना मेजर कॉन्सेंट्रेशन क्यों नहीं है। अभी करेंगे थोड़ी देर में साउथ वेस्टर्न पार्ट को, क्योंकि साउथ वेस्टर्न पार्ट में कोल की अवेलेबिलिटी नहीं है, वो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है। और साउथ इंडिया की बात करें, पेनिनसुलर प्लेटू की बात करें, वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक वहाँ पे ज़्यादा है, तो वहाँ पे हमें कोल का प्रेजेंस लगभग नहीं के बराबर पाया जाता, अगर तमिलनाडु में लिग्नाइट के निवेली वाले एरिया को अगर छोड़ दें तो। हैव यू एवर थॉट अबाउट द रीजन ऑफ मेजर आयरन और स्टील इंडस्ट्री बीइंग लोकेटेड इन दिस रीजन, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। इसके अलावा कौन कौन से यहाँ पे हैं, जैसे आयरन और तो है ही, कोल है, मैग्नीज है, बॉक्साइट है, माइका है। द सेकेंड रीजन द साउथ वेस्टर्न प्लेटू रीजन, जिसमें कर्नाटका, गोवा, कॉन्टिगुअस तमिलनाडु, अपलैंड्स ऑफ केरला। दिस बेल्ट इज रिच इन फेरस मेटल्स एंड बॉक्साइट। यहाँ पे भी आयरन और बहुत बड़े अमाउंट में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे कोल का अभाव है, याद रखिएगा। यहाँ पे हाई ग्रेड आयरन और, मैग्नीज, लाइमस्टोन। दिस बेल्ट पैक्स इन कोल डिपॉजिट्स एक्सेप्ट निवेली लिग्नाइट एरिया ऑफ तमिलनाडु कड्डालोर। This belt doesn't have as diversified mineral deposits as the north eastern belt। तो नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट जितना डाइवर्सिफाइड है, साउथ वेस्टर्न पार्ट उतना डाइवर्सिफाइड नहीं है। केरला हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ मोनोजाइट एंड थोरियम। केरला के जो बीच वाले एरियाज के सैंड में हमें मोनाजाइट और थोरियम डिपॉजिट पाया जाता है। वहाँ पे बॉक्साइट क्ले भी देखा जाता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल रिसोर्स हमारे लिए है। गोवा की बात करें तो गोवा में भी हमें आयरन और डिपॉजिट देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट वन इज नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। इंडिया के जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट की बात करें, गुजरात की बात करें, राजस्थान, अरावली एरियाज की बात करें, उन एरियाज में मिनरल्स का भी कॉन्सेंट्रेशन देखा गया है। एक्सटेंड अलोंग अरावली इन राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड मिनरल्स आर एसोसिएटेड विद धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक। धारवाड़ कर्नाटका में एक जगह है बच्चे, और उस धारवाड़ नामक जगह में ही सबसे पहले इस प्रकार के रॉक्स को आइडेंटिफाई किया गया। धारवाड़ रॉक के बारे में सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा भी था, लेकिन शायद आप लोगों को याद ना हो। धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट सेडिमेंट्री रॉक को रिप्रेजेंट करता है। हालांकि वो सेडिमेंट्री रॉक अब रहा नहीं, वो कंप्लीटली अब मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो चुका है।
मेटामॉर्फिज्म के प्रोसेस के थ्रू। और उस सेडिमेंट्री, उस धारवाड़ सिस्टम ऑफ रॉक वाले एरिया की बात करें तो वहाँ पे हमें मेटेलिक मिनरल्स का एबंडेंस दिखा है। तो मेटेलिक मिनरल्स वहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में देखा जाता है। कॉपर, जिंक हैव बीन मेजर मिनरल्स। राजस्थान इज रिच इन बिल्डिंग स्टोन्स लाइक सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल, जिप्सम एंड फिलर्स अर्थ डिपॉजिट्स आर ऑल्सो एक्सटेंसिव। डोलोमाइट एंड लाइमस्टोन, जो कि एक सेडिमेंट्री रॉक है, प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री। इसी एरिया के आसपास में बहुत बड़ी मात्रा में सीमेंट इंडस्ट्री भी डेवलप हुआ है, क्योंकि डोलोमाइट और लाइमस्टोन का वहाँ पे यूज प्रेजेंस देखा गया है। गुजरात इज नोन फॉर इट्स पेट्रोलियम डिपॉजिट। यू मे बी नोइंग गुजरात एंड राजस्थान बोथ हैव रिसोर्सेज ऑफ सॉल्ट ऑल्सो। तो ये 3 रीजन हो गए। जो चौथा रीजन हमारे जो मिनरल्स का दिखता है वो है हिमालयन बेल्ट। हिमालयन बेल्ट इज अनदर मिनरल बेल्ट वेयर कॉपर, lead, zinc, cobalt and tungsten are known to occur. They occur on both the eastern Himalayas and western Himalayas. Assam Valley has mineral oil deposits, नाम सुना होगा, नुमालीगढ़, डिगबोई. Besides, oil resources are also found in offshore areas near Mumbai coast, Mumbai High. अब अगर हम इन सभी मिनरल्स बेल्ट को बच्चे, अगर हम इंडिया के इस मैप में अगर हम इसे लोकेट करें तो सबसे पहला बेल्ट तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी इस जगह पे आप देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्टर्न. सेकेंड वन इज साउथ वेस्टर्न बेल्ट. आप इस तरीके से अपने कॉपी में भी मैप बनाएंगे और इसे ड्रॉ करेंगे. थर्ड वन इज नॉर्थ वेस्टर्न. एंड द फोर्थ वन इज जो हिमालय का जो बेल्ट है, हालांकि ये बहुत स्कैटर्ड बेल्ट है, तो ये 4 इंडिया के मिनरल बेल्ट है. फर्स्ट वन इज नॉर्थ ईस्टर्न, सेकेंड वन इज साउथ वेस्टर्न, थर्ड वन इज नॉर्थ वेस्टर्न एंड फोर्थ वन इज हिमालयन बेल्ट. चलिए अब एक एक करके हम यहाँ पे मिनरल्स को डिटेल में स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो है फेरस मिनरल्स. फेरस मिनरल के बारे में जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले बताया कि एक ऐसा मिनरल जिसमें आयरन का प्रेजेंस देखा जाता है. और फेरस मिनरल्स में आयरन ओर, मैग्नीज, क्रोमाइट, निकेल, कोबाल्ट और इसका डेवलपमेंट मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के लिए इसका बहुत इंपॉर्टेंस है. आवर कंट्री is well placed in respect of ferrous minerals both in reserve and production. इंडिया फेरस मिनरल्स के रिजर्व के मामले में और प्रोडक्शन के मामले में, दोनों मामले में हम रिच हैं. यहाँ पे आयरन ओर, इंडिया इज एंडोड विथ फेयरली एबंडेंट रिसोर्सेस ऑफ आयरन ओर. इट हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ आयरन ओर इन एशिया. एशिया में इंडिया के पास वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व आयरन ओर का दिखता है. द 2 मेन टाइप्स ऑफ ओर फाउंड इन आवर कंट्री आर हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट. आप लोगों ने साइंस में पढ़ रखा होगा बच्चे कि आयरन के बहुत और होते हैं, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लिमोनाइट, बट द सुपीरियर वन इज मैग्नेटाइट जिसमें मैग्नेटिक लाइक फीचर होता है. तो इंडिया में पाया जाने वाला जो आयरन ओर की क्वालिटी है वो क्या है, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट प्रकार का. इट हैज़ great demand in international market due to its superior quality. The iron ore mines occur in close proximity to the coal fields, जो मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया यहाँ पे. About 95% of total reserve of iron ore located in states of Odisha, Jharkhand, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु. अब ओडिशा में कौन, यही यहाँ पे ध्यान रखने बच्चे कि इसमें मैप का भी क्वेश्चन आता है, लेकिन हम उसे एक मैप के अलग वीडियो में पार्ट ए और पार्ट बी के लिए बना के कवर करेंगे. यहाँ पे फिलहाल आप एरिया पे ध्यान देंगे. इन ओडिशा आयरन ओर अकर्स अ सीरीज ऑफ हिल रेंजेस इन सुंदरगढ़, मयूरभंज एंड झार. इन 3 जगहों का नाम ओडिशा में याद रखेंगे, सुंदरगढ़, मयूरभंज एंड झार. द इंपॉर्टेंट माइंस आर गुरुम हिसानी. नाम आपको थोड़े से अजीब से लग सकते हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट जगह, थोड़ा ध्यान रखेंगे. गुरुम हिसानी, सुलाइपत,
बादाम पहाड़ कहाँ पे है? मयूरभंज में। किरीबुरु क्योंझर जिले में पड़ता है। बोनाई सुंदरगढ़ जिले में। तो ये ओडिशा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूज हमें आयरन ओर का डिपॉजिट देखा जाता है। सिमिलर हिल रेंजेस झारखंड हैज सम ऑफ द ओल्डेस्ट आयरन ओर माइंस एंड मोस्ट ऑफ द आयरन ओर स्टील प्लांट्स लोकेटेड अराउंड दैम। इंपॉर्टेंट एरियाज की बात करें आयरन ओर का फ्रॉम झारखंड, नोवामुंडी एंड गुआ आर लोकेटेड इन पूर्वी एंड पश्चिमी सिंहभूम। ईस्ट और वेस्ट सिंहभूम जिले में नोवामुंडी और गुआ नामक जगह में हमें यूज आयरन ओर का हाई क्वालिटी का डिपॉजिट देखा जाता है। दिस बेल्ट फर्दर एक्सटेंड टू दुर्ग छत्तीसगढ़ में, दंतेवाड़ा एंड बेलाडीला। ये 3 नाम जरूर याद रखेंगे बच्चे। और छत्तीसगढ़ का जो सबसे फेमस एरिया है वो है बेलाडीला, और बेलाडीला में एशिया का सबसे बड़ा मैकेनाइज्ड आयरन ओर का माइन भी दिखता है हमें। डल्ली, रजहरा इन दुर्ग आर द इंपॉर्टेंट माइंस ऑफ आयरन ओर इन द कंट्री। इन द कर्नाटका सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे याद रखेंगे बच्चे कुद्रेमुख, सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 नाम पे जरूर आपको ध्यान देना, एक तो छत्तीसगढ़ से है बेलाडीला, ये भी क्लास 10 में दिया हुआ है बेलाडीला, और यहाँ कर्नाटका की बात करें कुद्रेमुख। इन कर्नाटका आयरन ओर डिपॉजिट्स इन संदूर, हॉस्पेट एरिया, बेलारी डिस्ट्रिक्ट, बाबा बुदन हिल्स एंड कुद्रेमुख इन चिकमंगलुरु district and parts of Shimoga, Chitradurg and Tumkuru जिला। द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चंद्रपुर, भंडारा महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, एंड रत्नागिरी महाराष्ट्र, करीमनगर एंड वरंगल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना, कर्नूल, कडप्पा एंड अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, सलेम एंड नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु आर अदर आयरन ओर माइनिंग रीजन। गोवा भी एक इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर के फॉर्म में उभर के सामने आया है आयरन ओर का। अब देखिए बच्चे, ये जितने भी नाम हैं, आप इन सभी नाम में, सभी नाम को नहीं, कुछ नाम को अपने कॉपी में लिस्ट करिए और उनको आप अपने मैप में देखिए कि मैप में कहाँ पे हमें उनका प्रेजेंस जनरली दिखता है, या मैप में वो सारे एरिया कहाँ पे लोकेटेड है। अब देखिए, मैं इसी के साथ क्लास 10 में भी आयरन ओर के बारे में कुछ बातें बताई गई है जो एडिशनली हम यहाँ पे उसे ऐड करना चाहेंगे। एक तो देखिए यहाँ पे जो आयरन के जो ओर की बात करें, एक हमने यहाँ पे बताया मैग्नेटाइट के बारे में और एक हमने बताया हेमेटाइट के बारे में। अगर मैग्नेटाइट की बात करें 70% एबव उसमें आयरन का कंटेंट होता है। हेमेटाइट की बात करें वो अराउंड 50 to 60% उसमें देखा जाता है। इस पेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बताई जा रही है बच्चे। अब देखिए, हमने आपको प्राइमरी एक्टिविटीज़ में हमने आपको ओपन कास्ट माइनिंग और शेफ्ट माइनिंग के बारे में बताया था। तो ये देखिए, आपको एक आयरन ओर माइन का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, फिगर में आप देख पा रहे हैं, और ये पूरा एरिया आपको बिल्कुल रेडिश पैच में दिख रहा है यहाँ पे। तो ये एक ओपन कास्ट माइनिंग का एग्जांपल है, और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि देखिए कैसे यहाँ पे आयरन ओर का प्रेजेंस है, कैसे वहाँ पे बिल्कुल भी रेडिश कलर का ये पूरा का पूरा एरिया दिख रहा है यहाँ पे। अभी थोड़ी देर पहले हमने 2 एरिया का नाम लिया, एक हमने लिया बिलाडीला, कहाँ से, छत्तीसगढ़ से, और एक हमने लिया कुद्रेमुख, कहाँ से, कर्नाटका से। इन दोनों का मतलब क्या है, इस डू यू नो वाले सेगमेंट में देख सकते हैं। कुद्रे इन कन्नाडा मीन्स हॉर्स, द हाईएस्ट पीक इन द वेस्टर्न घाट ऑफ द कर्नाटका, और बेलाडीला का मतलब क्या होता है, द हम्प ऑफ ऑक्स। अब देखिए, इसमें इस एक्स्ट्रा पेज में कौन कौन सी बातें यहाँ पे दी हुई है क्लास 10 के ज्योग्राफी से, कि इंडिया में कौन कौन से आयरन ओर बेल्ट आपको दिखते हैं। ओडिशा झारखंड बेल्ट फर्स्ट, सेकंड दुर्ग बस्तर चंद्रपुर मैंने क्या हुआ, छत्तीसगढ़ और इसमें महाराष्ट्र का है, इसमें ओडिशा का, झारखंड का है। तीसरे बेल्ट की बात करें, बेल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, कर्नाटका का बेल्ट दिखता है। अगर चौथे बेल्ट की बात करें तो ये हमें महाराष्ट्र गोवा बेल्ट में दिखता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है महाराष्ट्र, सब देख सकते हैं, रत्नागिरी है ना, और गोवा में जो मार्मागांव जो पोर्ट वगैरह है वो बहुत ही ह्यूज अमाउंट में क्या करता है, आपका ये आयरन ओर को क्या करता है, वो एक्सपोर्ट करता है। अगर मैप में देखें तो मैप में देखिए यहाँ पे इस एरिया को देखें, आप इस एरिया को देखें, यही मेजर एरिया है आयरन ओर प्रोड्यूसिंग का, और इस एरिया को देखें। अगर हम इंडेक्स में देखें तो ये आप देख सकते हैं डायगोनल लाइन से आयरन ओर फील्ड को दिखाया गया है, और आयरन ओर माइन को यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्लैक ट्रायंगल से दिखाया गया है, जैसे गुआ, मयूरभंज, क्योंझर, यहाँ पे देख सकते हैं दुर्ग, बिलाडीला, चंद्रपुर,
कर्नाटका वाले एरिया में देखिए, गोवा में देख सकते हैं, महाराष्ट्र में देख सकते हैं रत्नागिरी, गोवा में मर्मागांव, कर्नाटका में बेलारी, तुमकुरू, चित्रदुर्गा, कुद्रेमुख, है ना, ये सारे आयरन ओर के मेजर एरियाज आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें भी ये भी देखिए, एक क्लास 10 के ज्योग्राफी के बुक से मैप लिया गया, इसमें भी उन सभी एरियाज को दिखाया गया है जनरली। नेक्स्ट की बात करें, द नेक्स्ट फेरस मिनरल इज मैग्नीज, और मैग्नीज का इंपॉर्टेंस आयरन ओर के पॉइंट ऑफ व्यू से या आयरन स्टील के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फेरो मैग्नीज बनाने में हम मैग्नीज का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मैग्नीज इज एन इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर स्मेल्टिंग ऑफ आयरन ओर, आयरन ओर को स्मेल्ट करने में, एंड ऑल्सो यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग फेरो एलॉयज। एलॉयज का मतलब क्या होता है, मिश्र धातु बनाने में जिसमें लोहे का भी कंटेंट होता है, उसको फेरो एलॉयज कहते हैं। मैग्नीज डिपॉजिट्स आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस, हाउएवर इट इज मेनली एसोसिएटेड विद धारवाड़ सिस्टम। तो यहाँ पे एक सवाल बन सकता है कि मैग्नीज किस प्रकार के जियोलॉजिकल रॉक सिस्टम में सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमें उसका डिपॉजिट्स दिखता है, आंसर विल बी धारवाड़। और किस प्रकार के रॉक में, इग्नियस और मेटामॉर्फिक में। ओडिशा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज, ओडिशा मैग्नीज का लीडिंग प्रोड्यूसर है। मेजर माइंस इन ओडिशा आर लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द आयरन ओर बेल्ट। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे ओडिशा के आसपास के एरिया में कोल भी है, हम लोग करेंगे कोल के चैप्टर में, एक वहाँ पे जगह है तालचर, वहाँ पे हमें मैग्नीज भी मिल रहा है, कोल भी मिल रहा है, और आयरन ओर का भी यूज डिपॉजिट्स दिखता है। तो क्या कारण है कि राउरकेला वाले एरिया में या ओडिशा वाले एरिया में, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल के एरिया में ही क्यों आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ का हमें लोकलाइजेशन ज़्यादा दिखता है या वहाँ पे वो लोकेट ज़्यादा हैं? तो वहाँ पे सबसे बड़ा कारण क्या है कि कोल, आयरन ओर, मैग्नीज और भी अदर मिनरल्स जो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ के साथ एसोसिएटेड हैं, वहाँ पे उनका नियर बाय कॉन्सेंट्रेशन दिखता है। पर्टिकुलरली इन बोनाई, क्योंझर, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी एंड बोलांगीर। तो इन सभी जगहों में से कुछ जगहों का नाम, सबसे इंपॉर्टेंट जगह जो हर बार पॉपुलर में होता है, हम लोगों ने ह्यूमन ज्योग्राफी में भी पढ़ा है, कालाहांडी सूखे वाला जिला है, कोरापुट आप यहाँ पे ध्यान रख लेंगे, क्योंझर देखिए वहाँ पे आयरन ओर में भी आया था। तो इन सब कुछ एरियाज़ को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगर हम इसे मैप में देखें बच्चे, मैप वाले एरिया में अगर हम इसे देखें, ये देखिए आप यहाँ पे मैग्नीज को भी देख सकते हैं। तो मैग्नीज में देखिए कौन कौन से एरिया आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक तो बालाघाट एमपी में, नागपुर, भंडारा, आप देख सकते हैं मैग्नीज का एरिया यहाँ पे। छत्तीसगढ़ में अगर उड़ीसा की बात करें, सुंदरगढ़। अगर साउथ में देखें तो साउथ में कर्नाटका में आप देख सकते हैं यहाँ पे शिमोगा, ये मेजर मैग्नीज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स और एरियाज हैं। Karnataka is another major producer, and here the mines are located in Dharwad, Bellary, Belagavi, North Kannada, Chikmagaluru, Shimoga, Chitradurg, Tumkuru. Maharashtra is also an important producer of manganese, Nagpur, Bhandara, Ratnagiri। अगर एमपी की बात करें, एमपी में सबसे इंपॉर्टेंट एरिया की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जो एमपी का मैग्नीज का याद रखेंगे, बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमर, मांडला एंड झाबुआ, ये इंपॉर्टेंट एरियाज एमपी के। तो ये एमपी का एरिया है, यहाँ पे महाराष्ट्र का है और ये कर्नाटका का। इसके अलावा तेलंगाना, गोवा, झारखंड अदर माइनर प्रोड्यूसर ऑफ मैग्नीज है। तो अभी हमने आयरन ओर और मैग्नीज को किया है जो हमारे फेरस मिनरल्स की कैटेगरी में। अब है नॉन फेरस मिनरल की कैटेगरी में। नॉन फेरस मिनरल में जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले अक्रेंसेस में भी किया, जो डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक से जनरली डिपॉजिट होकर बनता है, दिस इज बॉक्साइट। बॉक्साइट एक और है विच इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एल्यूमिनियम। बॉक्साइट इज़ फाउंड मेनली इन टर्शियरी डिपॉजिट्स। अब देखिए बच्चे, यहाँ पे आयरन ओर की बात करें, वो प्री पेलेजोइक काल के रॉक्स में, इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स में ज़्यादा पाया जा रहा है। लेकिन टर्शियरी का मतलब क्या, जिस काल में हिमालय ज़्यादातर फॉर्म हुआ है यहाँ पे, है ना। तो टर्शियरी डिपॉजिट्स में हमें बॉक्साइट का डिपॉजिट्स ज़्यादा दिखता है यहाँ पे, एंड इज एसोसिएटेड विद लेटेराइट रॉक्स अकरिंग
extensively either on the plateau or hill ranges of peninsular India and also in coastal tracts of the country. बॉक्साइट लेटराइट वाले एरिया में देखा जा रहा है ज़्यादातर, लेकिन लेटराइट कहाँ पे पाया जाएगा? जहाँ पे लीचिंग है। लीचिंग कहाँ पे होगा? जहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल और हाई टेम्परेचर ऑल्टरनेटिवली पाया जाता है, जो लेटराइट कंडीशन सॉइल को डेवलप होने के लिए एक ऑप्टिमल कंडीशंस देता है। तो आप अगर वेस्टर्न घाट के एरिया को देखें, ईस्टर्न घाट में अगर आप ओडिशा के एरिया को देखें, मेघालय प्लेटू के एरिया को देखें, उदयपुर के पास के एरिया को देखें, जहाँ पे लेटराइट सॉइल्स का यूज कॉन्सेंट्रेशन हमें दिखता है ना। आप लोगों ने क्लास 11 में इंडिया फिजिकल एनवायरनमेंट में लेटराइट सॉइल को पढ़ा भी था। तो उन सब एरिया से आप बॉक्साइट के डिपॉजिट्स को क्या कर सकते हैं? एसोसिएट या कोरिलेट कर सकते हैं। ओडिशा हैपेंस टू बी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट। कालाहांडी, देखिए मैंगनीज में भी ये नाम आया था अभी, और संबलपुर। कालाहांडी तो नाम में भी कुछ कुछ नाम ऑलमोस्ट 1 और 2 मिनरल्स में कॉमन है। कालाहांडी एंड संबलपुर आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स। द अदर 2 एरियाज विच हैव बीन इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्शन इज बोलांगीर एंड कोरापुट। कोरापुट भी देखिए मैग्नीज में आया था। द पार्टलैंड्स ऑफ लोहरदग्गा इन झारखंड। पार्टलैंड का मतलब क्या होता है कि झारखंड के आप देख सकते हैं वेस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न भी नहीं बोल सकते एग्जैक्टली, साउथ वेस्टर्न पार्ट में बोल सकते हैं, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े यूज लेटराइट के वहाँ पे प्लेटू लाइक अपलैंड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। हम उसी को वहाँ के लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? पट कहते हैं या पार्टलैंड कहते हैं। तो पट का मतलब यहाँ पे झूठ नहीं समझना है। पार्टलैंड का मतलब क्या है? तो जो हाई एलिवेटेड जो लेटराइट सॉइल से बना हुआ जो एक प्लेटू लाइक स्ट्रक्चर दिखता है छोटा नागपुर प्लेटू में, हम उसी को पार्टलैंड कहते हैं। तो लोहरदग्गा इन झारखंड हैव रिच डिपॉजिट्स। गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र आर अदर मेजर प्रोड्यूसर्स। भावनगर एंड जामनगर इन गुजरात। छत्तीसगढ़ में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, अमरकंटक प्लेटू, बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह होती है। कटनी, जबलपुर एरिया एंड बालाघाट इन एमपी। अब देखिए बालाघाट नाम फिर यहाँ पे आ गया, मैग्नीज में भी था ये नाम। हैव इंपॉर्टेंट डिपॉजिट्स ऑफ बॉक्साइट। कोलाबा महाराष्ट्र के एरिया में है। थाने, रत्नागिरी, सतारा, पुणे, कोल्हापुर इन महाराष्ट्र आर इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स। तमिलनाडु, कर्नाटका एंड गोवा आर ऑल्सो माइनर प्रोड्यूसर्स ऑफ बॉक्साइट। अब देखिए बच्चे, हमने यहाँ पे एक स्लाइड यूज़ किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बॉक्साइट माइन को दिखा रहा। अब देखिए हमने थोड़ी देर पहले एक ओपन कास्ट माइन का एग्जांपल देते हुए हमने आयरन ओर माइन को दिखाया था। देखिए आयरन ओर में भी एक रेडिश पैच दिख रहा है और बॉक्साइट में भी आपको थोड़ा बहुत रेडिश पैच आपको दिख रहा है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा आप संजोग बोल लीजिए कि बॉक्साइट और आयरन ओर, इन दोनों का संबंध लेटराइट सॉइल से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली है यहाँ पे, है ना। इन बस एक जगह आयरन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, एक जगह एल्यूमिनियम का कॉन्सेंट्रेशन हमें ज़्यादा दिखता है। Next one is copper. Copper is an indispensable metal in the electrical industry. आप सभी को पता है बच्चे, पंखे की बात करें, वायर की बात करें, जिसमें कॉपर का कॉयल सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी के साथ यूज़ किया जाता है और बहुत महंगा है। क्यों? क्योंकि हमारी जितनी डिमांड है उतना ना तो कॉपर का प्रोडक्शन इंडिया में हो पाता है और ना ही हमारे पास यूज रिजर्व कॉपर के एज कम्पेयर टू अदर मिनरल्स हमें दिखते हैं। Wires, electrical motors, transformers, generators, it is alloyable, malleable and ductile. It is also mixed with gold to provide strength to jewelry. गोल्ड के साथ भी इसे मिला के हम लोग स्ट्रेंथ देने के लिए, मजबूत बनाने के लिए यूज़ करते हैं। द कॉपर डिपॉजिट्स मेनली अकर इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। तो कॉपर हमें जनरली सिंहभूम जिले में झारखंड में देखा जाता है। बालाघाट, देखिए ये नाम हर जगह कॉमन रहा। अभी थोड़ी देर पहले बॉक्साइट में था, उसके पहले मैंगनीज में पढ़ा, अब कॉपर में भी बालाघाट का बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश एंड झुंझुनू कहाँ पे? राजस्थान में, ऑल ओवर राजस्थान। माइनर प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर आर अग्निगुंडाला इन गुंटूर आंध्र प्रदेश, चित्रदुर्ग एंड हसन इन कर्नाटका एंड साउथ अर्काट डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। नेक्स्ट में नॉन मेटालिक मिनरल। अभी जो हमने किया वो किसको किया? फेरस को किया या मेटालिक को किया। तो मेटालिक में भी दो कैटेगरी है, फेरस एंड नॉन फेरस। अब है नॉन मेटालिक मिनरल। एमंग द नॉन मेटालिक मिनरल्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, माइका इज द इंपॉर्टेंट वन। माइका का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्थान हमें नॉन मेटालिक मिनरल्स में दिखता है। इसके अलावा अदर में जो है वो है लाइमस्टोन, डोलोमाइट एंड फॉस्फेट। माइका को देखें, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में दिखता है।
ये पतले पतले शीट के फॉर्म में होता है जो टफ और फ्लेक्सिबल क्वालिटी के लिए जाना जाता है। माइका इन इंडिया इज प्रोड्यूस्ड इन झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, और सबसे जो फेमस एरिया है तमिलनाडु में भी सबसे जो फेमस एरिया है, याद रखेंगे बच्चे, वो राजस्थान, आंध्र प्रदेश और झारखंड का एरिया। इन झारखंड हाई क्वालिटी माइका इज ऑब्टेन्ड इन अ बेल्ट एक्सटेंडिंग ओवर अ डिस्टेंस ऑफ लगभग 150 किलोमीटर के डिस्टेंस में हाई क्वालिटी का देखा जाता है। और जो मेजर एरिया है वो हजारीबाग प्लेटू का एरिया, और बिहार में एक जगह है गया जो हजारीबाग से सटा हुआ है, वहां पे पाया जाता। आंध्र प्रदेश की बात करें तो अब सब लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ माइका इन इंडिया, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का नेल्लोर जिला। द बेस्ट क्वालिटी माइका, जिसको हम लोग रूबी माइका या रूबी अब्रक भी कई बार कहते हैं। इन राजस्थान माइका बेल्ट एक्सटेंड्स अबाउट 320 किलोमीटर्स फ्रॉम जयपुर टू भिलवाड़ा and around Udaipur. Mica deposits also occur in Mysuru and Hassan district of Karnataka, Coimbatore, Tamil Nadu, Tiruchirappalli, Tamil Nadu, Madurai, Tamil Nadu and Kanyakumari in Tamil Nadu. Aleppi केरला का है, केरला, रत्नागिरी महाराष्ट्र का है, पुरुलिया वेस्ट बंगाल एंड बांकुड़ा वेस्ट बंगाल, ये कुछ इंपॉर्टेंट माइका वाले एरियाज हमें दिखते हैं। आप देखिए इस मैप में भी आप यहाँ पे माइका को देख सकते हैं बच्चे। ये देखिए अगर माइका की ब्लैक स्टार से बात करें, यहाँ पे नेल्लोर दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें हजारीबाग, गया, राजस्थान में अजमेर और बेवार, तो इन सभी एरियाज़ को आप यहाँ पे मैप में देखें। आयरन और फील्ड को देख सकते हैं, आयरन और माइन, आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट को हम लोग इससे बाद में करेंगे, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका। तो इस डिस्कशन के द्वारा या इस डिस्कशन में हमने कौन कौन सी बातें यहाँ पे डिस्कस करी, मिनरल का मतलब क्या है, टाइप्स ऑफ मिनरल्स, मेटेलिक के बारे में, नॉन मेटेलिक के बारे में, फेरस के बारे में, है ना, उसका मिनरल्स का अक्रेंस कैसा है, मोड ऑफ अक्रेंस कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, इंडिया के किन किन एरियाज में मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जा रहा है, चाहे वो फेरस है चाहे वो नॉन फेरस है। तो आई होप इस डिस्कशन के द्वारा, इस वीडियो सेशन के द्वारा आपके डाउट्स, आपके क्वेश्चंस बहुत हद तक सॉल्व हो पाए होंगे। फिर भी किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल के फॉर्म में उन डाउट्स को, उन क्वेश्चंस को जगह दें। मैं सभी सवाल के आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच ऑल।